नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं आप अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद में आपको इजराइल और गाजा के बीच में चल रहा, इजराइल और हमास के बीच में चल रहा जो कन्फ्लिक्ट है उसका एक और आयाम पता चलेगा, एक और एंगल पता चलेगा और यह समझ में आएगा कि अब यह स्थिति युद्ध गोले से नहीं पैसे से लड़ा जा रहा है और पैसे के साथ साथ संभव है कि यहां से आगे अब जो होने जा रहा है इस गाजा के अंदर, उससे गाजा के लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है। जितना बम ने नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा अब जो होने जा रहा है वो काम बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। क्या है, आइए आज के सेशन में बताते हैं। खबर है कि यूएन की एजेंसी के ऊपर आरोप है कि उसने इजरायली हमला करवाया था। यूनाइटेड नेशंस, दुनिया भर के आप संगठन यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए जानते हैं, जिनमें तमाम प्रकार के, या चाहे यूएनएफसी हो, चाहे यूएन हैबिटेट हो, यूनिसेफ हो, यूएनडीपी हो, ये तमाम प्रकार की यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई संगठन की एजेंसीज हैं। इनमें से एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएनआरडब्ल्यूए। ये जो यूएनआरडब्ल्यूए नाम की एजेंसी है, ये इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार बताई गई है इजराइल द्वारा। इजराइल का आरोप है कि यूएनआरडब्ल्यूए हमले के लिए जिम्मेदार था। किस पर हमले के लिए जिम्मेदार था? तो इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, उस हमले में आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी तय की गई है। और इतना ही नहीं, इतना कहते ही यूएनआरडब्ल्यूए की जो फंडिंग आ रही थी वर्ल्ड के बहुत सारे देशों से, वो रोक दी गई है। मतलब आप ये सोचिए कि अच्छा, अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि यूएनआरडब्ल्यूए है क्या, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि ये 7 अक्टूबर के हमले के पीछे कुछ इसके लोग थे जो जिम्मेदार थे। कुछ लोगों के चलते यूएनआरडब्ल्यूए की पूरी फंडिंग रोकने के लिए देश तैयार हो गए। कई देशों ने फंडिंग रोक दी है। फंडिंग से करते क्या थे वो आप जान लीजिए, फिर आपको यह बात अच्छे से समझ में आएगी। हेडलाइंस को, सुर्खियों को एक बार आप समझ के देखें कि यूरोपियन यूनियन ने फंडिंग रोकने की खबर है। यहां पर आप देख सकते हैं यूएस के फंडिंग रोकने की खबर है। इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में जान लीजिए। जैसा आप यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है कि हु वी आर, किसके बारे में चर्चा हो रही है? यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में। कि यूएनआरडब्ल्यूए है क्या? तो वी प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर द रजिस्टर्ड पैलेस्टाइन रिफ्यूजी। अगर आप ये वाला पॉइंट पकड़ पा रहे हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो एक तो इसका ये फुल फॉर्म आरडब्ल्यूए, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, कहां के लिए है यह बात बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता है। पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसीज होती हैं, उनमें से ये जो एजेंसी मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूं, यूएनआरडब्ल्यूए, इसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। और वो पर्पज क्या है कि जो फिलिस्तीन के लोग रिफ्यूजी हो गए हैं, जो शरणार्थी हो गए हैं, उनके लिए काम करना। कहां से शरणार्थी हो गए? जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष शुरू हुआ, तो जो फिलिस्तीन के लोग इजराइल की वजह से अपना देश छोड़ करके इधर उधर के देशों में गए। किधर के देशों में गए? पड़ोसी देशों में गए। पड़ोसी देश कौन कौन से? जैसे लेबनान में इजराइल से निकलकर चले गए, सीरिया में चले गए, जॉर्डन में चले गए, गाजा पट्टी पर चले गए, वेस्ट बैंक पर चले गए। उन लोगों की मदद करना। फिर से समझना, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर था शुरुआत में 1948 के अराउंड, जहां पे फिलिस्तीन के लोग अपना देश छोड़कर चले गए इजरायली हमलों के चलते। ये बात आपको ध्यान होगी। जब चले गए तो अब वो लोग जब अपने देश का, अपना रोजगार, अपना घर छोड़कर चले गए हैं, तो कहीं दूसरी जगह जाके तो शरण ली होगी। शरण कहां ली होगी? तो पड़ोसी देशों में। पड़ोसी देश कौन कौन से थे? लेबनान था, सीरिया था, जॉर्डन था, और फिलिस्तीन का कुछ एरिया जैसे वेस्ट बैंक में या गाजा पट्टी में, ये लोग वहां शरण लेने चले गए। तो जहां इन लोगों ने शरण ली, उन शरण ली हुई जगहों पर यूएन की एजेंसी इनकी मदद करने जाती है। नाम क्या है? यूएनआरडब्ल्यूए। क्लियर? ये करती क्या है? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की हेल्प करती है। कैसे करती है? आप सोचिए कि ये अपने द्वारा एजुकेशन के लिए 706 तो स्कूल चलाती है। कहां? इन सभी क्षेत्रों में। कहां पे? लेबनान में, सीरिया में, गाजा में, जॉर्डन में, वेस्ट बैंक में, इनके अंदर। साथ में 140 हॉस्पिटल्स चलाती है। साथ ही साथ ह्यूमन कम्युनिटी सेंटर चलाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इससे लगभग 60 लाख शरणार्थी कनेक्टेड हैं। इन लोगों के स्वास्थ्य का, पढ़ाई का, इन लोगों के
वुमेन हेल्थ केयर का, ये सारी जिम्मेदारी यूएनआरडब्ल्यूए द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां कहां एक्टिव है। तो पहले फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज की मदद करती है। बड़ा सवाल, क्या गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में ही करती है क्या? नहीं, जहां से निकलकर आसपास के देशों में ये गए, कहां कहां गए? सीरिया गए, लेबनान गए, जॉर्डन गए, गाजा गए, वेस्ट बैंक गए, इन सभी जगह पर ये हेल्प करती है। तो आप इसका नंबर देख के अंदाजा लगाइए, 1.6 मिलियन लोगों को तो ये हेल्प पहुंचाती है गाजा पट्टी में, 2.4 मिलियन लोगों को ये हेल्प पहुंचाती है जॉर्डन में, लेबनान में 487 के यानी कि 4.5 लाख लोगों को, सीरिया में 5.5 लाख लोगों को, इस प्रकार से ये मदद पहुंचाती है। ये सब फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, इनके लिए ये मदद करती है, स्कूल बनाकर, कैंप्स लगाकर, या फिर बच्चों को पढ़ा करके। ठीक है ना, 5.5 लाख बच्चे अभी यूएनआरडब्ल्यूए के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, जिनके लिए लगभग 19,000 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। 30,000 से ज्यादा हेल्थ स्टाफ काम कर रहा है, डॉक्टर, नर्सेज ये काम कर रही हैं। इसका मतलब अब आपको यह समझ में आ गया कि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ जो कन्फ्लिक्ट किया, उसमें फिलिस्तीनी लोग जो इधर उधर गए, उनकी मदद के लिए यूएन ने एक एजेंसी बनाई है, वो एजेंसी इनके लिए मदद करती है। अब मदद करती है तो पैसा कहां से आता है? स्कूल चलाने के लिए इतना सारा जो स्टाफ आपने डॉक्टर्स, नर्सेज का रखा हुआ है, स्कूल्स का रखा हुआ है, इनके लिए पैसा कहां से आता है? तो पैसा दिया जाता है देशों की फंडिंग के द्वारा। उस फंडिंग में कौन कौन ज्यादा फंडिंग देता है, आगे चल के सेशन में पता चल जाएगा। फिलहाल इस यूएनआरडब्ल्यूए पर आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था, उस हमले में जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार था? यूएनआरडब्ल्यूए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ये सारी वो बातें जो आपको याद होगा इजराइल गाजा के बीच में हमने सेशन 7 अक्टूबर को आपस से साझा किया था। बोले ये जो यूएनआरडब्ल्यूए वाले लोग हैं ना, ये भी शामिल थे हमास को सपोर्ट करके हमला करवाने में। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, 18 जनवरी 2024 को लिखा है, इजराइल ने बकायदा इस आरोप पत्र का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट यूएन की इस एजेंसी को सौंपा है कि आपके 12 एम्प्लॉई इस पूरे काम में इन्वॉल्व थे। जो 7 अक्टूबर 2023 को हम पर हमला हुआ, उसमें यूएनआरडब्ल्यूए के एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे। और जब ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब फंडिंग भी हम ही लोग दें और हमारी फंडिंग से हम पर ही हमला करने ये लोग चले आए, तो ये गलत है, इसकी जांच की जानी चाहिए। जैसे ही ये आरोप पत्र दायर हुआ, भाई साहब लोग कहने लगे कि यूएनआरडब्ल्यूए इज द प्रॉब्लम नॉट द सॉल्यूशन। ये इनको शिक्षा देने के लिए बनाया था, लेकिन ये तो मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हमला करवा रहे हैं। और जैसे ही ये बात निकल कर आई, तुरंत यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने कहा कि वो अपने स्टाफ का जो रोल है उसकी जांच करवाएंगे। ये आप खबर देख सकते हैं, 26 जनवरी की निकल कर आई। जैसे ही इन्होंने आरोप लगाया, तत्काल प्रभाव से यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हम जांच करवाने को तैयार हैं, हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये एजेंसी फॉर रिफ्यूजी जो है यूएनआरडब्ल्यूए, क्या ये हमले के लिए जिम्मेदार है, तो हम इसकी जांच कंप्लीट तरीके से करेंगे। अब देखिए, हम लोग जैसे हमारे मुंबई पर हमला हुआ, हमने पाकिस्तान को बोला कि भाई तुम्हारे लोग हमारे ऊपर हमला करने के जिम्मेदार हैं, हम पर हमला करने के जिम्मेदार हैं, ये हमने बोला। ये बोलने के बाद में पाकिस्तान बोला हम जांच करवाएंगे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप विचार कीजिए कि यूनाइटेड नेशंस को जैसे ही इजराइल ने बोला कि आपके लोग इन्वॉल्व हैं, भाई साहब एजेंसी की सांसें अटक गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजरायलियों की असली वैल्यू क्यों है, क्योंकि इजराइल का जो सबसे पैसे वाला क्राउड है ना, वो अमेरिका में बैठा हुआ है और उन्हीं की फंडिंग से दुनिया में बहुत सारी मदद चल रही है। ये जितने भी फेसबुक वगैरह जैसे है ना, हमने एक सेशन किया हुआ है इसके ऊपर, अंकित इंस्पायर इंडिया पर, आप जाकर देखिएगा। तो इसका मतलब अब ये निकल कर आया कि जैसे इनने बोला, इनकी सांस अटक गई कि बेटा अगर इनने फंडिंग रोक दी तो मारे जाएंगे। अब हुआ भी यही। जैसे ही ये बात निकल कर आई, इस एजेंसी ने तुरंत जांच बिठा दी। आप ये देख सकते हैं, फिलिप लेजारिनी, ये इनके कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर जनरल साहब हैं यूएनआरडब्ल्यूए के, ये बाहर निकल कर आते हैं और इन्होंने कहा कि जो हमारे स्टाफ के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगे हैं गाजा पट्टी के अंदर, मतलब इजराइल पर हमले कराने के, हम उसकी तत्काल प्रभाव से जांच बिठाते हैं। ये 26 जनवरी 2024 की कटिंग आप देख रहे हैं। जांच बिठाया। इस बात के ऊपर भाई साहब इजराइल समर्थक और इजरायली लोग भड़क गए कि जांच बिठाने से क्या होता है, हम पर हमला कर रही है, हमारी बिल्ली हमको म्याऊ कर रही है, हमें फैसला करना है।
इस बात को साहब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस तक पहुंचाया गया। एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि अगर ये एलिगेशंस हैं तो यूएन एक सेपरेट एजेंसी और बुला करके इस बात की जांच करेगा कि क्या 7 अक्टूबर के अंदर यूएनआरडब्ल्यूए के एम्प्लॉय हमले के लिए जिम्मेदार थे अथवा नहीं थे। इजरायली गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है एलिन लेवी, इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि दुनिया को यह ध्यान देने की जरूरत है कि इजराइल अगर कुछ कर देता तब तो लोग उसके ऊपर लेकर के पूरा दलबल समेत चढ़ जाते, लेकिन हमारे ही पैसे से चल रही एजेंसीज, दुनिया की डोनेशन से चल रही एजेंसीज, यूएन की एजेंसीज हमले के लिए जिम्मेदार हैं, इसके बारे में कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं साहब, जैसे ही ये बात आई तो भाई साहब एलिगेशन की जांच होती, परिणाम जो निकल के आता आरोप लगा, अमेरिका धड़ाम से कूद पड़ा। अमेरिका ने धड़ाम से अपनी तरफ से कहा कि हम अपनी तरफ से दी जाने वाली फंडिंग इस यूएनआरडब्ल्यूए के लिए रोक रहे हैं। जो 12 लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार थे, इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने, सोचो यूएनआरडब्ल्यूए में हजारों लोग काम कर रहे हैं, 12 लोगों पर एलिगेशन है, अमेरिका ने उठा करके फंडिंग रोक दी कि साहब अपन फंडिंग नहीं देंगे। इंटरेस्टिंग बात समझना, यूएस ने फंडिंग रोकी 26 जनवरी को कि इस यूएन एजेंसी को यह पैसा नहीं देंगे। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो यूएनआरडब्ल्यूए के टॉप फंडिंग देने वाली एजेंसीज है ना, देश है ना, उनमें अमेरिका नंबर 1 पर बैठा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, डोनाल्ड ट्रंप जब हुआ करते थे अमेरिकी प्रेसिडेंट, वो यूएनआरडब्ल्यूए को फंडिंग देते ही नहीं थे, उन्होंने आते ही रोक दी थी फंडिंग कि एजुकेशन इज द वेपन, तो मैं इनको वेपनाइज क्यों करूं। लोगों ने मीम बनाया था उनके ऊपर काफी ज्यादा कि यूएनआरडब्ल्यूए एजुकेशन दे रही है, एजुकेशन दुनिया का सबसे बड़ा वेपन हो चुका है, तो फंडिंग रोक दो इनकी, ताकि इस प्रकार से इनको तरक्की करने से रोका जा सके। तो ट्रंप ने तो फंडिंग रोक दी थी। बाइडेन जब आए थे ना, तो इन्होंने फंडिंग शुरू की थी दोबारा से, लेकिन जब बाइडेन को फिर दिखाया गया कि देख रहे हो, रिपब्लिकन्स ने, ट्रंप की पार्टी के लोगों ने देख रहे हो कि तुमसे कहा था कि ये लोग ही सारी अशांति की जड़ हैं, तो इनकी फंडिंग रोको। तो ऐसी स्थिति, जबकि हजारों की एवज में, मतलब एक कहते हैं ना, एक खराब एप्पल सारे एप्पल को खराब कर सकता है, यहां पर तो गंदी मछली ने तालाब गंदा कर दिया। ये बात सोचो उन लोगों पर कैसे बीत रही होगी जो रिफ्यूजीज हैं, जिनकी मदद के लिए वाकई में कई लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा। खैर, ऐसी स्थिति में अक्टूबर 7 के अंदर आप देखते हैं इजराइल डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा थैंक यू अमेरिका को दिया गया 26 जनवरी को कि साहब धन्यवाद, आपने इस फंडिंग को रोक दिया। और अमेरिका जैसे ही फंडिंग रोकेगा, बाकी सारे देश तो पिछलग्गू हैं, जो नाटो मेंबर्स कंट्रीज हैं जो यूएनआरडब्ल्यूए को फंडिंग दे रहे थे, वो तो पीछे पीछे चले आ ही रहे थे। उन्होंने कहा हम भी रोकते हैं साहब। डोनाल्ड ट्रंप को याद किया गया, देखो ये डोनाल्ड ट्रंप का काल था 2018 में, जब यूएस ने फंडिंग इनकी पहली बार रोकी थी, ठीक है ना। इसका मीम भी बना था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इनको पढ़ाना ही क्यों, पढ़ाना तो इसका मतलब वेपन है एजुकेशन, तो आज के जमाने में इसको बंद कराओ, ठीक है। बाइडेन आए जब 2021 में, इन्होंने $235 मिलियन की फंडिंग दोबारा से शुरू करी थी, लेकिन साहब इसे बाद में रोक दिया गया। अब देखो अमेरिका जो करे वो यूरोप ना करे, कैसे हो सकता है। यूरोपियंस ने तत्काल प्रभाव से बोले हम भी इस बात पर अब जांच बिठाएंगे और हम भी इनकी फंडिंग पर चर्चा करेंगे। अब आपके सामने ये मैं कटिंग दिखा रहा हूं, तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक डेटा दिखाया है मैंने 28 जनवरी 2024 का। उस समय पर, मतलब 28 जनवरी की कटिंग दिखाई है 2022 के मदद की, कि 2022 में किसके द्वारा कितनी मदद दी जाती थी। तो देखो यूएस नंबर 1 डोनर था, $349 मिलियन देने वाला। फिर जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, फ्रांस। आप अंदाजा लगाइए, जो फिलिस्तीन के लिए मतलब दर्द दिखाने वाले लोग हैं कि साहब हम तुम्हारा दर्द साझा करते हैं, मतलब वो देश इस लिस्ट में कहीं खड़े हैं तो बहुत पीछे खड़े हैं। जैसे टर्की जो आ करके आगे निकलता है, वो $25 मिलियन की ही मदद भेजता है, और अमेरिका 25 का 10 गुना ज्यादा, 12 गुना ज्यादा मदद भेजता है, ठीक है। इधर देखिए जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, फ्रांस, यानी कि अधिकांश जो इनको मदद भेजने वाले देश हैं ये अमेरिका और अमेरिका के समर्थक लोग हैं। यानी इनको अगर 1-1.5 बिलियन की सालाना मदद मिलती है तो उसके पीछे अधिकांश मदद इन अमेरिकन के द्वारा दी जाती है या अमेरिका के समर्थकों के द्वारा दी जाती है। बाकी इसके अलावा फिर सऊदी अरेबिया, टर्की या इसके और समर्थक जैसे कतर, जैसे कुवैत, बेल, ये बहुत छोटी छोटी फंडिंग देने वाले देश हैं जो इन रिफ्यूजीज की मदद करने के लिए इस यूएन एजेंसी को फंडिंग देते हैं, ठीक है। तो अब आप विचार कीजिए कि अगर ये फंडिंग रुक गई तो होगा क्या। ये 5.9 मिलियन लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी या फिर अन्य सुविधा के जो कार्य हैं वो पूरी तरह बाधित हो जाएंगे। और इसको बाधित करने के लिए आप सोचिए
इन लोगों के द्वारा फंडिंग रोक दी गई। यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, इन्होंने धड़ाम से, आप सोचिए कि अपनी द्वारा फंडिंग रोक दी कि बोले साहब अपन नहीं करेंगे। इन्होंने धड़ाम से फंडिंग साहब पूरी तरह से रोक दी। और क्या क्या फोटो निकल के आना शुरू हुई कि देखो यूएन के वेपन में हमास के आतंकी बैठ करके जो इनके द्वारा लॉजिस्टिक बेस बनाया हुआ है यूएनआरडब्ल्यूए का, जहां पर यूएनआरडब्ल्यूए को खाने के लिए राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, हमास के आतंकी उसी का उपयोग करते थे। यह सीधा सीधा प्रमाण है कि यूएनआरडब्ल्यूए के द्वारा ही हम पर हमला करवाया गया था। तो ये तस्वीरें निकल के आना शुरू हुई, स्पोक पर्सन एली डेविड के द्वारा शेयर की जाना शुरू हुआ। मार्केट में माहौल ये बन गया कि देखिए यूएन की एजेंसीज ने हमास की सहायता की थी हमला करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक याना सिनवार करके जो इनका वो है ना नेता, किसका, इसका हमास का, वो इनके ऑफिशियल से मिलते हुए यूएनआरडब्ल्यूए के साथ मिलते हुए दिखाया गया है। लोगों ने डालना शुरू कर दिया कि यूएनआरडब्ल्यूए ही हमास है। इस प्रकार से इन लोगों ने अपने द्वारा न्यूज शेयर करना शुरू कर दिया। इसके पीछे पीछे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इन लोगों ने अपने द्वारा फंडिंग देना शुरू कर दिया। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं अब तक कितने देश फंडिंग रोक चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, इटली, यूके, फिनलैंड, जापान, यूएस, आइलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा अब तक यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोकी जा चुकी है। मतलब एलिगेशन लगा 18 जनवरी को, 26 जनवरी के दिन एक्शन ले लिया अमेरिका ने। आज तारीख जब आप सुन रहे हैं 9 फरवरी है, मात्र 10 दिन के भीतर भीतर इतने सारे लोगों ने अपनी फंडिंग यूएनआरडब्ल्यूए की रोक दी। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम तो समझ में आ ही रहा है। परिणाम ये, बिना पैसे के सहायता कैसे होगी, भोजन कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे मिलेंगी। तो जो रिफ्यूजीज दुनिया भर में मतलब इजराइल के आसपास के देशों में रह रहे हैं, उनके ऊपर अब कितना घातक ये नुकसानदायक काम होने जा रहा है। असल मायने में जिनको वाकई में जरूरत थी, उन लोगों की जगह कुछ लोगों की वजह से इस तरह की दिक्कतें आई। लेकिन इजराइल का कहना है कि केवल 12 नहीं, 1200 लोग ऐसे हैं, लगभग 10% स्टाफ यूएनआरडब्ल्यूए का ऐसा है जो इजराइल पर हमले के लिए जिम्मेदार है। मतलब इनका एलिगेशन अब एक लेवल और ऊपर चला गया है कि साहब 1200 स्टाफ है ऐसा जो कि इजराइल पर हमले के लिए जिम्मेदार था, और इसलिए इजराइल चाहता है कि यूएनआरडब्ल्यूए को बंद ही कर दिया जाए, फंडिंग ही नहीं, इस एजेंसी को ही बंद कर दिया जाए। अब आप विचार कीजिए, अगर ये एजेंसी बंद हो गई तो 5.9 मिलियन यानी लगभग 60 लाख लोगों का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, उनके पोषण का क्या होगा, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में महिला और बाल विकास के लिए जो काम हो रहे हैं उनका क्या होगा। इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इजराइल के प्रभाव में जब फंडिंग रुक गई तो संभव है कि यूएनआरडब्ल्यूए का भी जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाए, क्योंकि नेतन्याहू अब पीछे पड़ गए हैं कि आपको यूएनआरडब्ल्यूए मिशन को बंद ही करना पड़ेगा, हम यूएनआरडब्ल्यूए को बंद कराने की डिमांड करते हैं। ठीक है, अमेरिका से पूछा गया कि अभी तो केवल एलिगेशन ही लगे हैं, जांच कहां हुई है, जांच हो जाए उसके बाद फैसला लेना। तो अमेरिका कह रहा है जब एलिगेशन लग गया तो क्या दिक्कत है। मतलब आप सोचकर देखिए, इनका रवैया देखिए कि ये मतलब आरोप लगने भर से एजेंसी की हेल्प रोक दिए हैं। मतलब किस प्रकार से वेस्ट अपना प्रभुत्व, आजकल की दुनिया वाकई में संभवतः पैसे वालों की दुनिया है। ये जो पश्चिमी देशों के पास जो पैसा है, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर, भाई जो फिलिस्तीनी लोग हैं, जो फिलिस्तीनी वाकई में, जो भाई हर व्यक्ति तो हमास का आतंकी नहीं होगा ना, हर व्यक्ति ने तो इस प्रकार का आतंक नहीं फैलाया होगा ना। जो रियल में विस्थापित है 5.9 मिलियन लोग तो आतंकी नहीं होंगे। आतंकी जितने भी हैं, लेकिन उन आतंकियों के पीछे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी पैदा ही हुए बच्चे हैं, जिनकी वाकई में मदद पहुंचनी चाहिए थी इस प्रकार की एजेंसीज से, जिनका काम हो पा रहा था। बेहतर होता कि जांच एजेंसी को मजबूत किया जाता, बेहतर होता कि मतलब आप केवल ये कह करके कि मतलब एक मछली खराब है तो पूरा समुंदर खराब है, वो वाली स्थिति यूएनआरडब्ल्यूए के ऊपर हुई है। और चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने डिसाइड कर लिया है तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये जो दुनिया को ये समझना चाहिए, ये सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो अपन जैसे लोग हैं, इनको ये समझना चाहिए कि दुनिया चल ही केवल पैसे से रही है। इजराइल गाजा हमले के ऊपर जितना भी ज्यादा रुदन करने वाले ये जो देश थे, पाकिस्तान जैसे देश, ओआईसी जैसे देश, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर करना होता तो इनको वास्तविकता में एक ऐसी एजेंसी बना करके मदद भेजने के लिए अपने जो बच्चे वहां पर, जिनके प्रति ये दिखाते हैं कि नहीं साहब हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पैसे से ड्रिवन है, पैसा ही चला रहा था, अब पैसा ही रोक देंगे तो आप सोचिए हालात क्या होंगे। मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि जो लोग इस पूरे विशेष साइकिल में फंस गए हैं, उनके ऊपर अपने आप में चिंतन करने का आपके पास में समय होना चाहिए कि
किसकी गलती है असल में? गरीब पैदा होना गलती है, गाजा में पैदा होना गलती है, या फिर अमीर पैदा होना सौभाग्य है? मतलब स्थितियां बहुत ही विकट हैं दुनिया के अंदर। ये अपने आप में एक ऐसा, मतलब नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवाइड है ना, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का, ये बहुत ही मतलब डीपन होता चला जा रहा है। अमेरिका तो बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हमने तो इस पर फैसला ले लिया, खटाम से तो हो ही दिया साहब। बाकी इजराइल अपनी जगह एकदम सही तरह से खड़ा, इसलिए कि मेरे ऊपर तो आतंकी हमला हुआ था, तो मैं तो यही चाहूंगा बंद करो। अब वो चाहता है तो बंद करो, इसका मतलब अमेरिका के कंठ वैसे ही सूख जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी चली यहूदियों से रही है। बोले यहूदी नाराज हो गए तो फिर हमारी सरकार को फंडिंग कौन देगा? तो बोले चाहो साहब, इनकी बात मानते हैं। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। कुछ इस प्रकार की जो पंक्तियां लोग कहते हैं वो संभवतया इजराइल, अमेरिका, इन सबको देख करके समझ में आती हैं। इजराइल का स्टैंड अपनी जगह सही इसलिए प्रतीत होता है कि भाई तुम पर हमला हुआ था, लेकिन जो बाद में जो घटनाएं हो रही हैं ना, वो अपने आप में विचित्र हैं। ठीक है साहब। बाकी तो यूरोपियन यूनियन भी कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि हम जांच बिठाएंगे, जांच बिठाएंगे। बिठाओ जांच, अब क्या होगा वो तो देखने लायक है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? संभवतः आपके दिमाग में तरह तरह के ऑप्शंस इस विषय को लेकर बन सकते हैं। पहला ऑप्शन ये बन सकता है, नहीं सर, इस एजेंसी ने गलत किया तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। तो फिर तो ऐसे दुनिया भर की बहुत सारी एजेंसीज ने गलत किया होता है। दुनिया की ना जाने कितनी सेनाएं ऐसी हैं जिनके खुद के सैनिक रोग हो जाते हैं, यानी कि सेना के ही कुछ लोग खुफिया जानकारी लीक करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि पूरी सेना को बैन कर दिया जाए। किसी भी देश के अंदर किसी एक कर्मचारी की गलती के चलते एजेंसीज को बंद नहीं किया जाता है ना। यहाँ 12 लोगों का एलिगेशन है और आपने अचानक उठा करके 20,000 से अधिक लोगों को कहा कि ये सब आतंकी हैं। ये बात सोचने की है, और अगर इस तरह की बात है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये समाधान नहीं है। मतलब समाधान इस चीज का दुनिया को निकालना पड़ेगा। मतलब आप अपनी राय भी इस विषय पर रखें कि क्या सोचते हैं इस विषय पर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट में आपके लिए ये है कि जो अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को निरंतर क्लासेस उत्तर प्रदेश पुलिस की तो दी ही जा रही हैं। पीसीएस का जो चैनल है हमारा, उस पर आरओ एआरओ की 11 तारीख की परीक्षा को लेकर निरंतर मैराथन चल रही है। अभी भी मैराथन चल रही है, करंट अफेयर रिवाइज कराया जा रहा है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ में 11 तारीख को जैसे ही आरओ एआरओ आप देकर आएंगे, तुरंत उसके बाद पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक डेडिकेटेड बैच शुरू हो रहा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, मात्र 999 के अंदर। और वो मतलब बैच कंप्लीट बैच नहीं है, वो प्रीलिम्स तक का बैच है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। लेकिन ये जानकारी हम तय कर सकते हैं कि आपको पूरे इस टेन्योर में, यानी आरओ एआरओ के परीक्षा से लेकर के पीसीएस के बीच में इतना जबरदस्त तरीके से ट्रेन कर देंगे कि आपका पीसीएस के अंदर बेनिफिट निश्चित सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के उसको जरूर देखें। बाकी जो साथी हमारे साथ जुड़ करके, मेरे साथ जुड़ करके फाउंडेशन बैच कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मात्र 3000 में हमारा फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, आप जाकर उसे ज्वाइन करें। और मेरा जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स जीए फाउंडेशन का, वो मात्र 1999 में उपलब्ध है, आप उसे जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।